भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए समयानुसार कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए, जिनमें भिन्न भिन्न भू राजस्व पद्धतियाँ, स्वामित्व की अवधारणाएं, अत्याधिक भू राजस्व की मांग तथा आर्थिक कर आदि शामिल थे। इन नए नए परिवर्तनों ने भारतीय कृषि जगत में खलबली मचा दी तथा एक विकृत आधुनिकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों की भू कर व्यवस्था, तो इसे देखें, अंग्रेजों के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर ही रहा, इसलिए कंपनी के अधिकारियों को आयात तथा निर्यात करके अधिक राजस्व प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक आर्थिक कर प्राप्त करना था, जिसके कारण कृषि का व्यय तथा श्रम की मजदूरी ही किसानों के पास शेष रह जाती थी। अंग्रेजों द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक कर प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों की पूर्णतया अवहेलना की गई तथा भूमि कर की नीलामी ज़्यादा करके भूमि कर की जो नीलामी है ज़्यादा कर देने वाले तक सीमित हो गई। इस व्यवस्था से भारतीय कृषि को गहरा आघात लगा, क्योंकि भूमि खाली रहने लगी, कृषि उत्पादन घट गया तथा देश में मानवीय अकालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की सरकार को भूमि कर प्रणाली पर गंभीरता से सोचने पर विवश होना पड़ा तथा इसी क्रम में भारत में भिन्न भिन्न भू राजस्व नीतियाँ अपनाई गई, जिनमें अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी आदि प्रमुख हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त या हम कहें अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, तो ये क्या था, इसे देखें। तो भारतीय शासक वर्ग प्राचीन काल से ही पैदावार का एक भाग जमीन की मालगुजारी के रूप में लेते थे। यह मालगुजारी या तो कर्मचारियों की सहायता से सीधे सीधे ली जाती थी या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बिचौलियों जैसे जमींदारों, मालगुजारों आदि के माध्यम से ली जाती थी। 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार मिल गया तथा कंपनी ने भी मालगुजारी की पुरानी व्यवस्था को जारी रखा, किंतु एक समय बाद कंपनी की आय में अस्थिरता उत्पन्न होने के कारण अस्थायी रूप से मालगुजारी की निश्चित रकम निर्धारित की गई, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस, उत्तरी कर्नाटक आदि क्षेत्र में लागू की गई तथा मालगुजारी सदैव के लिए निश्चित कर दी गई। यह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर विस्तृत थी। जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। जमींदार सरकार का एजेंट होने के साथ साथ अपनी जमींदारी के इलाके की सारी जमीन का मालिक बन गया। वो भूमि को बेचने, रखने अथवा दान देने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार उसके स्वामित्व के अधिकार को वंशगत और हस्तांतरणीय बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत किसानों से एकत्रित लगान का जमींदार को 10/11 भाग यानी कि 89% जो है राज्य को देना पड़ता था तथा 1/11 यानी कि 11% भाग जो है जमींदार के पास शेष बचता था। अब हम लोग देख लेते हैं अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के प्रमुख उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य में देखें तो सरकार को एक निश्चित अस्थायी राशि प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, चूँकि दूसरा देखें तो चूँकि कृषि विस्तार का लाभ जमींदारों को मिलना था, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा कि जमींदार प्रगतिशील सिद्ध होंगे तथा कृषि के विकास के लिए कार्य करेंगे। कृषि विकास के परिणाम स्वरूप बंगाल में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और इसका लाभ अंग्रेजों को भी होगा। ठीक है, चूँकि भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया था और जमींदारी की भी खरीद और बिक्री हो सकती थी, इसलिए नगरीय क्षेत्रों से जमींदारी खरीदने लोग आएंगे और इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था का भी प्रसार होगा। कृषि के विकास से कृषक संतुष्ट एवं समृद्ध हो सकेंगे। इस बंदोबस्त से कृषि व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, कृषि का विकास होगा, जब जमींदारों को कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, उर्वरक का इस्तेमाल आदि करने का मौका मिलेगा। ये उद्देश्य थे आपके अस्थायी बंदोबस्त के। ये किस तरह के उद्देश्य थे? तो आर्थिक उद्देश्य थे। प्रशासनिक उद्देश्य में देखें तो प्रशासनिक सुविधा के लिए भी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस को यह एहसास था कि कंपनी के अधिकारियों के पास न तो क्षमता है और न ही प्रशासनिक अनुभव जिसके द्वारा वे सीधे किसानों से बंदोबस्त कर सके। ठीक है, इस प्रकार प्रशासनिक झंझटों से मुक्त रहना भी इस नीति का उद्देश्य था।
तो ये प्रशासनिक उद्देश्य था। राजनीतिक उद्देश्यों को देखें तो ब्रिटिश शासन भारत में एक ऐसा समर्थक वर्ग तैयार करना चाहता था जो भारत में सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य कर सके तथा जनता के बीच उनकी पैरोकारी करे। यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिन उद्देश्यों के लिए सरकारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी वह इन उद्देश्यों की पूर्ति में असफल ही नहीं रहा, बल्कि समस्या वो और विकराल हो गई। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से आय तो निश्चित हो गई, किंतु कंपनी भावी लाभों से वंचित हो गई। जमींदार प्रगतिशील सिद्ध न हो सके और उन्होंने कृषि विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जैसा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनके बारे में अनुमान लगाया था। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मुद्रा का प्रसार नहीं हुआ। इसके विपरीत अनुपस्थित जमींदारों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर मुद्रा का पलायन शुरू हो गया। सूर्यास्त कानून के कारण प्रशासनिक सुविधा और भी बढ़ गई। दूसरी ओर जमींदार वर्ग ब्रिटिश राज का समर्थक बन गया, किंतु जमींदारों के अतिरिक्त शोषण के कारण बड़ी संख्या में किसान विद्रोह हुए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या थे। तो सकारात्मक प्रभाव पहले देखें तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई, चाहे पैदावार बढ़े या न बढ़े। दूसरा कि इस नई व्यवस्था से खर्च कम हुआ। तीसरा, जमींदार वर्ग हमेशा के लिए कंपनी प्रशासन का शुभचिंतक बन गया, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिखाई दिया। चौथा कि भारतीय जमींदार की सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि जमींदार अब जमीन पर पैतृक स्वामित्व स्थापित हो गया। तो ये अंग्रेजों को मिलने वाला या कुछ खास वर्गों को मिले, जमींदारों को मिलने वाला ये सकारात्मक, उनके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। ठीक है, और एक और है कि नगद लगान पर जोर दिए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला। तो ये सकारात्मक प्रभाव था अंग्रेजों के लिए और किसानों जमींदारों के लिए, माफ़ कीजिए, किसानों के नहीं बल्कि जमींदारों के लिए। नकारात्मक प्रभाव देखें तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने अनेक नकारात्मक परिणाम भी पैदा किए, जैसे कृषि का पिछड़ापन। चूँकि जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध नहीं हुए और उन्होंने कृषि विकास में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई तथा स्वतंत्रता पश्चात यह भारतीय औद्योगिकरण का समर्थन नहीं कर सके। ठीक है, इस व्यवस्था के कारण ऊपर के स्तर पर सामंतवाद और निचले स्तर पर कृषि दासता को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, ये सब निगेटिव इम्पैक्ट हैं जो कि किसानों पर पड़ा, जो निचले तबके के लोग हैं उन पर पड़ा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने दूरवासी या अनुपस्थित जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। वस्तुतः जमींदारी अधिकारों की नीलामी के कारण पुराने जमींदार वर्ग बदल गए और अधिकांश भूमि नए जमींदारों के हाथों में आ गई, जो अधिकतर बनिया या व्यापारी थे, जिनको गांव से कोई लगाव नहीं था। ये अधिकांश जमींदार प्रवासी थे, वे दूरवर्ती शोषणकर्ता बन गए। इस प्रकार अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारी प्रथा को स्वीकार कर कृषकों को पूर्णतः जमींदारों पर आश्रित कर दिया, जो अस्थायी बंदोबस्त का वास्तविक उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा देखें तो अनुपस्थित जमींदारी पैदा होने के कारण गांव से मुद्रा का प्रसार शहरों की ओर हो गया, जिससे गांवों का विकास अवरुद्ध हो गया। ठीक है, भू राजस्व की रकम को चुकता करने के लिए नगदी फसलों की खेती के परिणाम स्वरूप मोटे अनाज की खेती दुष्प्रभावित हुई, इसलिए इस समय भारत में मानव जनित अकाल पड़े। इसके अलावा देखें कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला और कुछ हद तक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अनुसार यदि जबरदस्त जन विद्रोहों या क्रांति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि कई मामलों में और कई महत्वपूर्ण बातों में असफल रहने के लिए ऐसा विशाल संगठन खड़ा किया गया जो तहे दिल से यह चाहता है कि अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे और इसका जनता पर दबाव कायम रहे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ये विलियम बेंटिक ने कहा जमींदारी के लिए। होम्स के अनुसार देखें तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था एक दुखद भूल थी। ठीक है, ये होम्स के अनुसार। तो हमने अस्थायी बंदोबस्त को पढ़ा विस्तारपूर्वक। अब आते हैं दूसरी भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था के अनुसार किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया, उसे अपनी भूमि को गिरवी रखने तथा बेचने की अनुमति थी, उसे अपनी भूमि से वंचित किया जा सकता था। अगर वह समय पर भूमि कर न देता तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया तथा प्रत्येक 30 वर्षों पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था। तब सामान्यतः लगान में वृद्धि कर दी जाती थी। तो रैयतवारी व्यवस्था के बारे में एक सामान्य परिचय पढ़े तो रैयतवारी व्यवस्था 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में शुरू की गई थी।
इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया तथा लगान की शर्तें तय कर दी गई। इस व्यवस्था में क्या होता था कि भूभाग के यह व्यवस्था कुल भूभाग के 51% भाग पर लागू थी पूरे। यह व्यवस्था तमिलनाडु के 12 महल जिले, पूर्वी बंगाल, असम, दुर्ग, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से पर लागू की गई। रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? तो पहला कारण यह देखें कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश शासन की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं थी। इसमें धन केवल जमींदारों के पास एकत्रित होता था और वे ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में होते थे, परंतु जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तु निर्माण में वृद्धि हुई तब उनके लिए एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता महसूस हुई, अतः धन के विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई। इस वजह से भारत के अन्य भागों में जमींदारी व्यवस्था न लागू करके रैयतवारी और महालवारी व्यवस्था लागू की गई। दूसरा देखिए तो दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से जमीन के बंदोबस्त की नई समस्याएं उठ खड़ी हुई। ब्रिटिश शासन का विस्तार हो जाने से इन क्षेत्रों में नवीन भू राजस्व व्यवस्था को लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ जमींदार वर्ग नहीं था। ठीक है। तीसरा देखें तो रिकार्डो के अनुसार उपजाऊ भूमि पर जो अधिशेष निकलता है वह किराया है और यह अधिशेष जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता है, जो वास्तव में सरकार के पास पहुंचना चाहिए। इस तर्क के आधार पर रिकार्डो ने कहा कि उत्पादक और सरकार के बीच से सभी बिचौलियों को हटा दिए जाने चाहिए। अगला देखें तो भारत में भू स्वामित्व कृषकों में निहित रहा, अतः ऐसा माना गया कि भारतीय परिस्थितियों में रैयतवारी प्रथा सर्वोत्तम होगी। ठीक है। पूर्वी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में भौगोलिक विविधता अधिक रही, भूमि की किस्म और फसल अलग अलग थी, आबादी का घनत्व अलग था, खेतों की निरंतरता पहाड़ियों, तालाबों या भूमि की किस्म से टूटती रही थी। इसलिए यहाँ प्रत्येक ग्रामीण समुदाय का अपना महत्व था और रैयतवारी व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो यहाँ लागू करना उपयुक्त था। रैयतवारी व्यवस्था लागू करने के दो प्रमुख उद्देश्य थे जो इस प्रकार थी। पहला कि राज्य की आय में वृद्धि और रैयतों की सुरक्षा। ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था से राज्य की आय में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि किसान जल्दी ही यह समझ गए कि अनेक जमींदारों की जगह एक दानवाकार जमींदार ने अर्थात राज्य ने ले ली है। उन्हें एहसास कराया गया कि वे सरकार के बटाईदार मात्र है और जो नियम पूर्वक मालगुजारी नहीं अदा करेगा उसकी ज़मीन जो है बेच दी जाएगी। चूँकि अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियों को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया था, इसलिए भारतीयों पर इस नीतियों का नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। अपवाद स्वरूप कुछ सकारात्मक प्रभाव भी जरूर दिखाई पड़े। ठीक है। तो प्रभाव देखें तो सकारात्मक प्रभाव में तो इस लगान व्यवस्था से सैद्धांतिक रूप से रैयतों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसमें निजी संपत्ति के लाभ अधिकतम व्यक्तियों में बांटे जा सकते थे। ठीक है। तीसरा कि सरकार एवं रैयत के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए थे। चौथा, जमींदारी प्रथा में भूमि केवल कुछ समृद्ध जमींदारों एवं भूस्वामियों के पास केंद्रित थी, किंतु इस प्रकार की व्यवस्था रैयतवारी पद्धति में नहीं थी। ये सभी सकारात्मक प्रभाव थे। अब नकारात्मक प्रभाव देखें तो रैयतवारी व्यवस्था का कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भू राजस्व की दर सामान्यतः अधिक होती थी, जो 33 से 55% के बीच थी, और प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ में फसलें नष्ट हो जाने के कारण भी किसानों को पूरा लगान देना पड़ता था। ठीक है। भू राजस्व की दर अधिक होने के कारण किसान जो है साहूकारों से उनको कर्ज लेना पड़ता था। फलतः क्या हुआ कि वो साहूकारों के चंगुल में फंस गए और अपनी ज़मीन खो बैठे। महाजनी प्रथा का सर्वाधिक विकास इसी व्यवस्था में हुआ था तथा किसानों का शोषण जारी रहा। जमींदारों की जगह एक दानवाकार जमींदार ने ले ली, अर्थात राज्य ही अब जमींदार हो गया। इसके बाद देखिए कम्युनिटी प्रथा, जिसमें कमियां लोग अपने मालिक के बंधुआ मजदूर होते थे, उसी प्रकार किसान साहूकार के दास बन गए। सरकार जब चाहे लगान की राशि बढ़ा सकती थी, जिससे किसानों में अनिश्चितता का भय था। इस तरह राज्य यहाँ स्वयं शोषण करता था। इस प्रकार रैयतवारी व्यवस्था से किसानों का निर्धनीकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, महाजनी प्रथा, कृषि दासता, उत्पादन में कमी आदि नकारात्मक प्रभाव आदि पड़े। आरसी दत्त के अनुसार देखें तो इस बंदोबस्त से, यानी कि रैयतवारी के बारे में कहा जाता है कि इस बंदोबस्त से कंपनी के रैयतों पर जकड़ का स्वरूप वही रहा जो गुलाम के ऊपर उसके मालिक का रहता है। ठीक है। तो रैयतवारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
अब जो तीसरी व्यवस्था और अंतिम व्यवस्था है, यह महलवारी व्यवस्था। यह क्या थी? तो महलवारी व्यवस्था के अनुसार भूमि कर किसान पर व्यक्तिगत रूप से न लगाकर संयुक्त रूप से महाल अथवा ग्राम पर लगाया जाता था। भूमि पर ग्राम सभा का सम्मिलित रूप से अधिकार होता था, जिसे भागीदारों का समूह यानी कि बॉडी ऑफ को शेयर्स कहा जाता था। ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यद्यपि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था, ग्राम समाज ही समस्त भूमि की देखरेख करता था, जबकि राजस्व वसूली का काम ग्राम प्रधानों या जमींदारों को छोड़ दिया जाता था। कृषक का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहता था, बल्कि समस्त महाल या ग्राम ही भूमि का मालिक होता था। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में कंपनी को 1801 ईस्वी में अवध के नवाब से इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर क्षेत्र मिला। प्रायोगिक तौर पर यह व्यवस्था इन क्षेत्रों में लागू की गई। महलवारी व्यवस्था लागू करने के कारण देखें तो 19वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी विचारकों का बार बार यही कहना था कि सरकार की भू राजस्व की मांग रैयतवारी तथा जमींदारी व्यवस्था दोनों में अत्यधिक होती थी। भू राजस्व समय पर न देने की स्थिति में सरकार जमींदारों तथा रैयतवारों की भूमि जब्त कर लेती थी और इसे पुनः नगरवासी व्यापारियों तथा सट्टेबाजों में बांट देती थी। इन दोनों पद्धति के दोष का परिणाम यह हुआ कि कंपनी बंगाल में अपने भावी लाभ से वंचित हो गई। दूसरे कि इस काल में कंपनी निरंतर युद्ध और संघर्ष में उलझी हुई थी। इस कारण उसके पास किसी नवीन पद्धति का विकास एवं उसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने का समय नहीं था। कंपनी के बढ़ते खर्च को देखते हुए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में निवेश करने के लिए भी बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इन सभी कारकों ने महलवारी पद्धति के स्वरूप निर्धारण में प्रभावी भूमिका निभाई। तो ये कारण थे महलवारी व्यवस्था के। अब महलवारी व्यवस्था के परिचय को पढ़े तो 1822 ईस्वी में औपचारिक रूप से हॉल्ट मैकेंजी द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी। समस्त महाल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। यह व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत में देखें तो संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। और प्रथम बार जो है खेतों के मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग इसी व्यवस्था में मार्टिन बर्ड की देखरेख में किया गया था। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके प्रभाव, यानी कि महलवारी व्यवस्था के प्रभाव। महाल के कर वसूली करने वाले प्रतिनिधि अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। उनकी स्थिति जमींदार जैसी हो गई। लगान की अत्यधिक ऊंची दर होने के कारण किसानों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ा, जिससे उनके शोषण चक्र को बढ़ावा मिला। तीसरा देखें तो महलवारी व्यवस्था बुरी तरह से असफल हुई, क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अब अपने जेबें भरने लगे। कंपनी को लगान वसूली पर प्राप्त लगान से अधिक खर्च करना पड़ता था। ठीक है। व्यापारी, अब दूसरा देखें तो क्या था अगला, कि व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को खेत में ही कम कीमत पर क्रय कर लेता था। किसान अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसल मंडी में न ले जाकर कटाई के समय खेत में ही बेच देता था। वही अनाज जिसे किसान खेत में ही कम कीमत पर बेच देता था, उसे 6 महीने बाद वह अधिक कीमत देकर बाजार से क्रय करता था, जो उसकी तबाही का कारण बनता था। तो निष्कर्षतः हम क्या देख रहे हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत लाई गई विभिन्न प्रणालियों में ऊपरी तौर पर चाहे जो भी भिन्नता रही हो, किंतु लक्ष्य एक ही था, वह था ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को पूरा करना और आर्थिक अधिशेष को भारत से निकालना। नोट में देखें तो कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंडूज एवं विलियम डिग्बी ने सम्मिलित रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर कृषि उद्योग संबंधी टिप्पणियां लिखी। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूरी व्यवस्था यानी कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के प्रभाव। किसी देश की प्रशासन प्रणाली का प्रमुख कार्य यह होता है कि वह शासकों के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था कि कंपनी से लेकर लंकाशायर के उद्योगपतियों तक ब्रिटेन के विभिन्न वर्गों के अधिकतम लाभ के लिए वे भारत का आर्थिक शोषण कर सके। 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल सरकार को 2 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए। पहला, राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा भारत पर अधिकार को
ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश राष्ट्र के लिए यथासंभव लाभदायी बनाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि अधिग्रहण की जो पद्धतियाँ अपनाई, जैसे कि आपने पढ़ा कि अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी, उसका भारत पर स्पष्ट और गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था का शायद ही कोई पहलू रहा जिसमें अच्छी या बुरी दशा में पूरे ब्रिटिश शासनकाल में परिवर्तन नहीं हुआ। कुल मिलाकर भू राजस्व नीति का भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो पड़ने वाले प्रभावों में देखें तो किसानों की दरिद्रता। बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ से ही अधिकतम भू राजस्व वसूलने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स की नीति का कारण इतना विध्वंस हुआ कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजों में टिप्पणी की कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदारी क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय थी। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया और उन्होंने किसानों से मनमाने ढंग से कर वसूली की। इतना ही नहीं, रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों में भी किसानों की हालत कुछ बेहतर नहीं थी। वहां सरकार ने जमींदारों का स्थान लिया तथा अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी में दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। तो एक तो ये प्रभाव पड़ा, किसानों की दरिद्रता बढ़ी। फिर अगला है कि एक नए वर्ग का उदय। ब्रिटिश शासन के आरंभिक दशकों में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। ऐसा खासकर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार नीलाम करने की वारेन हेस्टिंग्स की नीति के कारण हुआ। ठीक है, ये जमींदारी नीलाम की जाती थी। तो ऐसा तो रैयतवारी क्षेत्रों में भी जमींदार जो है रैयत संबंधों की प्रणाली धीरे धीरे फैल गई। अधिकाधिक जमीन महाजनों, सौदागरों और धनी किसानों के हाथ में चली गई, जो रैयतों के द्वारा खेती करवाते थे। कालक्रम से यह नई जमींदारी प्रथा न सिर्फ जमींदारी क्षेत्रों में बल्कि रैयतवारी क्षेत्रों में भी कृषि की मुख्य विशेषता बन गई। इस प्रकार ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत 3 प्रकार के शोषण तंत्रों का उदय हुआ। एक ब्रिटिश सरकार, दूसरा जमींदार और तीसरा साहूकार। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो प्रभाव पड़ा है वो कृषि पर दबाव। ठीक है, दबाव में वृद्धि। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव, अत्याधिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि गतिहीन होने लगी और यहाँ तक कि उसका अपकर्ष भी होने लगा। कर की दर अधिक होने के कारण किसान नकदी फसल की ओर मुड़े, जिससे कृषि के दबाव में और अधिक वृद्धि देखी गई। अगला प्रभाव देखें तो भूमि का हस्तांतरणीय होना। भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित करके उसे क्रय विक्रय योग्य बना दिया गया। परिणाम स्वरूप विपत्ति के समय कर न चुकाने की स्थिति में जमीन जो है वो बेचा या गिरवी रखा जाने लगा, जिससे भूमि के दाम बढ़ने और भूमि का विखंडन शुरू हो गया। इसके बाद देखिए किसानों की ऋणग्रस्तता। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों ने किसानों को दरिद्र बनाकर उसे कर्ज के बोझ तले दबा दिया और वे साहूकारों के चंगुल में फंसे रहे। इतना ही नहीं, इन नीतियों के कारण कृषकों के बीच सामाजिक आर्थिक विषमता को बल मिला। समृद्ध किसान वर्ग समृद्ध बना रहा जबकि कमजोर वर्ग और कमजोर बनता गया। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के कारण किसान पूंजी विहीन हो गया। किसी नवीन तकनीक का प्रयोग नहीं हुआ। अकाल एवं भूखमरी का सामना करना पड़ा। कुटीर उद्योग आदि का विनाश हो गया। साम्राज्यवादियों की कृषि नीति ने न केवल उन नए सामाजिक आर्थिक वर्गों को जन्म दिया बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को अपने औपनिवेशिक हितों के अनुरूप भी ढाला। जिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया ने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया, उसी ने भारत में आर्थिक अल्प विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जन्म देकर उसको कायम रखा। तो दोस्तों, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ा। इसमें हम लोगों ने महलवारी, इससे पहले पढ़ा रैयतवारी और फिर हमने पढ़ा जमींदारी व्यवस्था यानी कि स्थायी बंदोबस्त पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।